नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अग्रणी क्लासेस। मैं हूं मुकेश गौर। आज की क्लास में मैं आपको हिंदी व्याकरण का टॉपिक अव्यय शब्द का टॉपिक पढ़ाऊंगा। अव्यय शब्द के जितने भी प्रकार होते हैं वो सभी प्रकार में इस क्लास में कवर करवाऊंगा। देखिए, अव्यय शब्द के अलावा हिंदी व्याकरण में व्यय शब्द भी होते हैं। व्यय शब्द होते हैं जिन शब्दों के रूप में परिवर्तन आ जाता है। लिंग वचन कारक की दृष्टि से वाक्य प्रयोग के बाद जिन शब्दों में परिवर्तन आ जाता है, जिन शब्दों के रूप में परिवर्तन आ जाए, वो व्यय शब्द कहलाते हैं। और व्यय शब्द होते हैं संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। इन टॉपिक के संबंध में मैं पहले की क्लास में पढ़ा चुका हूं। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी है या ये क्लासेस देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? अव्यय शब्द। अव्यय शब्द देखिए, सबसे पहले हम इसके संबंध में पढ़ेंगे कि अव्यय शब्द का अर्थ क्या होता है। उसके बाद हम अव्यय शब्द के प्रकार पढ़ेंगे और अव्यय शब्द के उन प्रकारों को डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं अव्यय शब्द किसको कहते हैं। अव्यय शब्द का अर्थ क्या होता है? अर्थ देखिए, जो शब्द परिवर्तित नहीं होते हैं या जिनका रूप परिवर्तित ना हो वो कहलाते हैं अव्यय शब्द। इसके अलावा देखिए, लिंग वचन कारक की दृष्टि से वाक्य प्रयोग के बाद भी जिन शब्दों में परिवर्तन ना आए वो अव्यय शब्द या अविकारी शब्द कहलाते हैं। तो क्या है? लिंग वचन कारक। लिंग वचन कारक की दृष्टि से वाक्य प्रयोग के बाद या वाक्य प्रयोग में परिवर्तन ना आए वो क्या कहलाते हैं? अव्यय शब्द कहलाते हैं। अब देखिए, परिवर्तन ना हो, परिवर्तन ना हो यानी जिन शब्दों में परिवर्तन नहीं होता है वो शब्द क्या कहलाते हैं? अविकारी शब्द कहलाते हैं या अव्यय शब्द कहलाते हैं। और किस आधार पर? लिंग वचन कारक की दृष्टि से वाक्य प्रयोग के बाद भी। ओके, देखिए, तो ये हुआ इसका अर्थ अव्यय शब्द का। अव्यय शब्द के आगे हम पढ़ते हैं प्रकार। देखिए, अव्यय शब्द हमेशा अपने मूल रूप में ही प्रयोग किए जाते हैं। तो देखिए, अव्यय शब्द के प्रकार हैं क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय आदि बोधक। और एक और ऐड करेंगे हम, निपात शब्द। तो ये रहे अव्यय शब्दों के प्रकार। तो आप देखिएगा, पहला क्रिया विशेषण और ये दूसरा संबंध बोधक और तीसरा समुच्चय बोधक, फोर्थ ये विस्मय आदि बोधक और फिफ्थ निपात शब्द। सबसे पहले देखिए क्रिया विशेषण को पढ़ते हैं। क्रिया विशेषण कौन से शब्द होते हैं? जो क्रिया की विशेषता सूचक शब्द होते हैं। क्रिया की विशेषता वाले बताने वाले शब्द, वो शब्द क्या कहलाते हैं? क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया विशेषण के प्रकार कितने होते हैं? ये क्वेश्चन अगर आए, क्रिया विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। अब देखिए, सबसे पहले जो है ये क्रिया विशेषण का जो प्रकार है वो है जब क्रिया विशेषण शब्द क्रिया के होने की या क्रिया के संपन्न होने के समय को बताते हो तो वो क्या कहलाता है? कालवाचक क्रिया विशेषण। और जो शब्द क्रिया के स्थिति या क्रिया के दशा की ज्ञान कराते हो वो कहलाता है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। इसके बाद तीसरा नंबर है क्रिया विशेषण का परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, और फिर एक चौथा भी है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो ये 4 प्रकार हो गए हैं। देखिए, कालवाचक क्रिया विशेषण जो है वो क्रिया विशेषण शब्द होते हैं जो क्रिया के संपन्न होने का समय बताते हैं। स्थानवाचक क्रिया के स्थिति या क्रिया की दशा का ज्ञान कराते हो। परिमाणवाचक, परिमाण मतलब मेजरमेंट, माप तोल या मात्रा, क्रिया की मात्रा कम है या ज्यादा है। तो ऐसे जो क्रिया की विशेषता सूचक शब्द क्रिया विशेषण तो होंगे लेकिन परिमाणवाचक क्रिया विशेषण शब्द होते हैं। इसके अलावा देखिए रीतिवाचक क्रिया विशेषण।
रीतिवाचक क्रिया विशेषण वे अविकारी शब्द होते हैं जो क्रिया के होने के ढंग या तरीके को दर्शाने वाले शब्द होते हैं, उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। इनके उदाहरण देखिएगा। सबसे पहले कालवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण। तुम घर कब जाओगे। देखिए, जाना क्रिया है और कब जो है वो समय को दर्शा रहा है, तो ये क्रिया विशेषण शब्द है और वो कैसा, कालवाचक क्रिया विशेषण शब्द। इसके अलावा इसी का दूसरा उदाहरण देखिए। तुम प्रतिदिन बाजार जाते हो। अब देखिए, प्रतिदिन क्या है, कालवाचक क्रिया विशेषण है। या देखिए, महंगाई आजकल बढ़ती जा रही है। तो आप देखिएगा, बढ़ती जा रही है कब, आजकल। तो ये कौन सा क्रिया विशेषण शब्द है, कालवाचक क्रिया विशेषण शब्द है। तो देखिए, जो शब्द क्रिया के संपन्न होने की स्थिति को दर्शाते हों वो कौन से शब्द होते हैं, कालवाचक क्रिया विशेषण शब्द होते हैं। इसके बाद हम ये दूसरा टाइप समझते हैं, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण जो है क्रिया के होने की दशा या स्थिति को दर्शाते हैं। देखिए, उदाहरण देखिए। तुम इधर उधर मत देखो। पहला उदाहरण ये है। दूसरा उदाहरण है, वह यहां रहता है। तीसरा इसका उदाहरण है, तुम वर्षा में कहां जाओगे। यानी अगर तेज बारिश होती है तो फिर एक वाक्य कहा जाता है कि तुम इतनी तेज बारिश में कहां जाओगे। तो ये कौन सा क्रिया विशेषण शब्द हो गया, स्थानवाचक क्रिया विशेषण शब्द हुआ है। ओके, तो ये हुए स्थानवाचक क्रिया विशेषण के शब्द। इसके बाद है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण होते हैं, जैसे देखिए, थोड़ा खाओ खूब बचाओ। ओके, थोड़ा और खूब, ये क्या है, परिमाण है, ये मात्रा है, क्रिया की मात्रा बता। इसके अलावा देखिएगा और उदाहरण क्या है, वह बहुत थक गया है। तो देखिए, थकने की मात्रा क्या है, बहुत। तीसरा क्या है, देखिए, तुम कम बोलो। कम बोलने की मात्रा के लिए कम बोला जा रहा है। तो जो भी शब्द क्रिया की मात्रा को दर्शाते हों वो कौन सी क्रिया विशेषण शब्द होते हैं, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण शब्द होते हैं। देखिए, इसके बाद हम पढ़ते हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण जो है वो वे शब्द होते हैं जिन शब्दों से क्रिया के होने के तरीके का पता चलता हो या क्रिया के ढंग का पता चलता हो। जैसे देखिए, कार तेज चलती है। अब जो कार के चलने की जो स्थिति है, कार के चलने का जो ढंग है क्या है, तेज। या घोड़ा तेज दौड़ता है। इसके अलावा एक और क्या है, कछुआ धीरे धीरे चलता है। इसके अलावा देखिएगा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण में जो है कौन से शब्द पहचानने के लिए होंगे, धीरे धीरे, बहुत, या तेज, या फिर शीघ्र, या अत्यंत। ये सभी शब्द क्या होंगे, रीतिवाचक क्रिया विशेषण के पहचान वाले शब्द होते हैं। ओके, तो हमने देखिए पहला जो अव्यय शब्द का प्रकार क्या है, क्रिया विशेषण, वो पढ़ा है। इसके बाद हम पढ़ते हैं संबंध बोधक अव्यय शब्द। देखिए, संबंध बोधक शब्द वो होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम के साथ जुड़कर उनका संबंध अन्य शब्दों से कराते हैं, वो कहलाते हैं संबंध बोधक अव्यय शब्द। अब देखिए, इनका उदाहरण क्या है, जैसे देखिएगा, और, पास, के, बिना,
के अतिरिक्त, की ओर, के पास, के लिए इत्यादि, ये इसके पहचानने के उदाहरण हैं। वाक्य प्रयोग में इनके उदाहरण देखिए, वह बाजार की ओर गया है, तो यहां देखिएगा की ओर। दूसरा उदाहरण है, उस मकान के पीछे बस स्टॉप है। इसके अलावा देखें, वह खुशी के मारे पागल हो गया, तो यहां देखिएगा के मारे, के पीछे, की ओर, जहां भी इस तरीके के शब्द आते हैं तो ये क्या होते हैं, संबंध बोधक शब्द होते हैं। ये संज्ञा या सर्वनाम शब्द के साथ जुड़कर वाक्य में जो अन्य और शब्द होते हैं उनके साथ उनका संबंध जोड़ते हैं। तो ये शब्द क्या कहलाते हैं, संबंध बोधक शब्द कहलाते हैं। और ये कौन से शब्द होते हैं, अव्यय शब्द होते हैं। बच्चा चांद की ओर देख रहा है, या मैं घर से दूर पहुंच गया, से दूर, की ओर। तो जहां भी ये इस तरीके के शब्द आएंगे वो क्या कहलाएंगे, संबंध बोधक शब्द कहलाते हैं। इसके बाद देखिए हम पढ़ते हैं समुच्चय बोधक, लेकिन इससे पहले हम क्रिया विशेषण और संबंध बोधक शब्द में अंतर समझ लेते। क्रिया विशेषण व संबंध बोधक में अंतर। देखिए, अगर कोई अव्यय शब्द क्रिया की विशेषता बताने के साथ साथ उसका संबंध संज्ञा या सर्वनाम से भी संबंधित हो तो वो क्या कहलाएगा, संबंध बोधक अव्यय शब्द कहलाता है। और अगर कोई अव्यय शब्द सिर्फ और सिर्फ क्रिया की विशेषता बता रहा हो तो वो शब्द क्या कहलाएगा, क्रिया विशेषण। तो ये है क्रिया विशेषण और संबंध बोधक शब्द में अंतर। इसके बाद हम पढ़ते हैं समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक शब्द देखिए, समुच्चय बोधक शब्द कौन से होते हैं, जो शब्द किन्हीं दो पदों को या दो पदबंधों को या दो वाक्यांशों को जोड़ते हैं। दो पदों या वाक्यांशों को जोड़ने वाले शब्द वो कहलाते हैं समुच्चय बोधक शब्द। अब देखिए, समुच्चय बोधक शब्द जो है ये दो प्रकार के होते हैं। एक कहलाता है समानाधिकरण और दूसरा कहलाता है व्याधिकरण। यहां देखिएगा, समुच्चय बोधक शब्द क्या है, जो दो पदों को या दो वाक्यांशों को परस्पर जोड़ते हैं। समानाधिकरण समुच्चय बोधक शब्द वो शब्द होते हैं जब दो पद या वाक्यांश परस्पर जुड़ते हैं तो वो समानाधिकरण होते हैं। और व्याधिकरण में जो है एक या एक से अधिक पद या वाक्यांश एक प्रधान वाक्य से जुड़ते हैं, या फिर एक या एक से अधिक जो आश्रित वाक्य होते हैं या आश्रित पद होते हैं वो किसी एक प्रधान वाक्य से जुड़ते हों। तो ऐसे शब्दों को जोड़ने वाले जो शब्द होते हैं वो व्याधिकरण समुच्चय बोधक शब्द होते हैं। और जब दो पद या दो वाक्यांश परस्पर यानी समान, यहां पर जो है समान रूप से दो पद या वाक्यांश परस्पर जब जुड़ते हैं तो वो समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं। ओके, अब देखिए इसके जो उदाहरण हैं वो देखिएगा आप। ट्रेन से जाने की अपेक्षा तुम कार से चले जाओ, एक ये है। दूसरा उदाहरण है, योगी को रसमलाई या गुलाब जामुन पसंद है। इसके अलावा जो एक या एक से अधिक आश्रित वाक्य होंगे और एक प्रमुख वाक्य से वो जुड़े हुए होंगे तो वो कहलाएंगे व्याधिकरण समुच्चय बोधक शब्द। तो व्याधिकरण के भी उदाहरण देखिएगा।
यदि सफल होना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। अब देखिएगा, तो यहां ये दोनों ही क्या है, एक मुख्य वाक्य और एक आश्रित वाक्य। तो मुख्य वाक्य से जब आश्रित वाक्य जुड़ते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, व्याधिकरण के समुच्चय बोधक शब्द कहलाते हैं। ओके, इसके अलावा देखिए व्याधिकरण के और उदाहरण कौन से हो सकते हैं। देखिए, यद्यपि वह धनवान है तथापि दिल छोटा है, यानी धनवान व्यक्ति है लेकिन दिल छोटा है। तो ये व्याधिकरण समुच्चय बोधक शब्द का उदाहरण है, जो शब्द इन दो वाक्यों को जोड़ रहा है। इसके अलावा मैं घर जल्दी जाऊंगा ताकि आराम कर सकूं। तो ये सभी शब्द क्या होंगे, समुच्चय बोधक शब्द के उदाहरण हैं। ओके, यानी दो पदों या दो वाक्यांशों को आपस में जोड़ने वाले शब्द समुच्चय बोधक कहलाते हैं। और ये दो प्रकार के होते हैं, समानाधिकरण और व्याधिकरण के। अब इसके बाद हमने क्या पढ़ना है, विस्मयादि बोधक शब्द। देखिए, विस्मयादि बोधक शब्द का जो उदाहरण है ये बहुत ही आसान है, यानी ऐसे शब्द जो हर्ष, उत्साह, घृणा या विस्मित करने वाले शब्द होते हैं वो विस्मयादि बोधक शब्द कहलाते हैं। जैसे उदाहरण देखिएगा, जैसे देखिए, वाह कितना सुंदर दृश्य है, या ओह कितनी गर्मी है। वाह कितना सुंदर दृश्य है। तो ये देखिएगा, ये शब्द क्या है, आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तो उन वाक्यों में पहले इस तरीके के शब्द लगाए जाते हैं, या ओह कितनी गर्मी है, या ओह कितनी सर्दी है। ठीक है, तो जिन वाक्यों से पहले ये इस तरीके के शब्द लगे होंगे वो क्या कहलाएंगे, विस्मयादि बोधक शब्द होते हैं। ओके, इसके बाद हम क्या पढ़ते हैं, देखिए निपात शब्द। ये निपात शब्द क्या होते हैं, निपात शब्द वे अव्यय शब्द होते हैं जो किसी पद के बाद लगते हैं और उस पद या उस शब्द में बल प्रदान करते हैं। जैसे कि अगर किसी शब्द में ज्यादा जोर देना होता है तो वहां पे निपात शब्दों का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण देखिए, जैसे देखिएगा, रमेश ही कल जाएगा, या रमा कल ही दिल्ली जाएगी। ओके, या रमा ही यह कार्य करेगी। तो देखिएगा, ही, ओके, ये शब्द क्या है, इन शब्दों में जोर दे रहे हैं, इन वाक्यों में ज्यादा बल प्रदान कर रहे हैं। तो ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं, निपात शब्द कहलाते हैं। ओके, तुम कल ही जाओगे, कल तुम ही जाओगे। तो इस तरीके के शब्द क्या कहलाते हैं, निपात शब्द के उदाहरण कहलाते हैं। ओके, तो देखिए, जो अव्यय शब्द है, अव्यय शब्द के हमने क्या पढ़ा था कि अर्थ जिसके रूप में परिवर्तन ना हो, या लिंग वचन कारक की दृष्टि से वाक्य प्रयोग के बाद भी जिनमें परिवर्तन ना हो, तो इन्हें अविकारी शब्द या अव्यय शब्द कहते हैं। इसके अलावा देखिए, इसके हमने प्रकार पढ़े थे, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात शब्द। तो इन सभी को हमने जो है डिटेल में पढ़ा। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको हमारी ये क्लासेस अच्छी लगती हैं तो आप अन्य और लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। साथ ही अगर आप नए हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो आएगा आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। इसके अलावा आप बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिए। तो ऐसे ही कुछ अन्य और क्लासेस में आगे की क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।